हेलो फ्रेंड, मैं जागेश्वर सिंह ध्रुव विनय स्टडी कैन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं CGPSC प्री 2020-21 के लिए 15 इम्पोर्टेंट MC क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। चलिए, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने के साथ ऑल को क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, हमारे वीडियो से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमारे चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी की जाती है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन कोशिकाओं को चुनिए जो भक्ष काविका क्रिया प्रदर्शित नहीं करती। इसमें पूछा गया है नहीं करती करके। तो देखते हैं इस आज का पहला क्वेश्चन। पहला है मोनोसाइट, दूसरा है न्यूट्रोफिल, तीसरा है बैसोफिल, चौथा है माइक्रोफेज। तो सही ऑप्शंस क्या होंगे? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नहीं करता करके, है ना। फैगोसाइटोसिस की जो क्रिया होती है वो कि कौन जो है नहीं करता पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होंगे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बैसोफिल। बाकी जो है फैगोसाइटोसिस की क्रिया जो है, भक्षण की जो क्रिया है, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और माइक्रोफेज करता है, लेकिन बैसोफिल जो है नहीं करता। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेंगू से पीड़ित व्यक्ति में सामान्यतः एक रोग लक्षण दिखाई पड़ता है, वह क्या है? उसी को बताना है हमें। आरबी की संख्या में कमी, WBC की संख्या में कमी, पट्ट कोशिकाओं की संख्या में कमी, पट्ट कोशिका की संख्या में वृद्धि। तो इसका सही ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर डी, पट्ट कोशिका की संख्या में वृद्धि हो जाती है जिनको डेंगू होता है। प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान क्या क्या होते हैं उनको बताना है ना। तो दायां और बायां नीलन द्वारा पंप किए गए रुधिर की मात्रा एक समान होती है, पहला ऑप्शन। दूसरा, दायां और बायां निलय द्वारा पंप किए गए रुधिर की मात्रा अलग अलग होती है। तीसरा है प्रत्येक आलिन द्वारा प्राप्त रुधिर की मात्रा अलग अलग होती है। चौथा, महाधमनी और फुसफुसी धमनी द्वारा प्राप्त रुधिर की मात्रा अलग अलग होती हैं। तो आपका ऑप्शंस क्या होंगे जी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही ऑप्शन होगा दायां और बायां निलय द्वारा पंप किए गए रुधिर की मात्रा जो है एक समान होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। स्वतः तंत्रिका तंत्र द्वारा हृदय क्रिया को संयमित किया जा सकता है, सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। परानुकंपी तंत्र हृदय दर और स्ट्रोक आयतन के को उद्दीपन करता है। दूसरा है अनुकंपी तंत्र दर और स्ट्रोक आयतन के उद्दीपन करता है। तीसरा है परानुकंपी तंत्र हृदय दर को कम कर देती है लेकिन स्ट्रोक आयतन में वृद्धि कर देती है। चौथा है अनुकंपी तंत्र हृदय दर को कम कर देता है लेकिन स्ट्रोक आयतन में वृद्धि कर देती है। तो इसका सही ऑप्शंस क्या होंगे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकंपी तंत्र और स्ट्रोक आयतन में उद्दीपन करता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पदार्थों के उस युग्म का चयन कीजिए जो रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है, ब्लड कोagulation के लिए आवश्यक है, उसका चयन करना है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हिपेरिन और कैल्शियम, कैल्शियम आयन और पट्ट कारक, ऑक्जेलेट और साइट्रेट, या पट्ट का कारक और हिपेरिन। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और पट्ट कारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हृदय चक्र के दौरान ईसीजी विध्रुवीयन तथा पुनः ध्रुवन प्रक्रिया का चित्रण करता है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के ईसीजी में निम्नलिखित तरंगों में कौन सी एक तरंग नहीं होती? कौन सी एक तरंग नहीं होती करके पूछा जा रहा है जी, है ना। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सी एक तरंग जो है नहीं होती है करके। तो क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या है? आलिंद का विध्रुवन, पहला। दूसरा है आलिंद का पुनः विध्रुवीयन, और तीसरा है निलय का विध्रुवीयन, और चौथा है निलयों का पुनः तीचन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होंगे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आलिंदों का पुनः विध्रुवीयन। ऑप्शन नंबर बी या 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं होता? चलिए आपके ऑप्शंस हैं। पहला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आरबीसी है ना, आरबीसी। पहला है आरबीसी, दूसरा उदासीन या न्यूट्रोफिल, तीसरा है मिसनारागी या ओसिनोफिल या मोनोसाइट्स। तो इसमें सही ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर ए, किस केंद्रक। आरबीसी में किसी भी प्रकार का ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता, तो केंद्रक तो पाया जाएगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आरबीसी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रुधिर कोशिकाओं में कौन सी कोशिकाएं प्रतिपिंड निर्माण में योगदान देती हैं? तो देखते हैं इसका। पहला ऑप्शन है बी लिम्फोसाइट, उसके बाद है टी लसिका या आरबीसी, या चौथा नंबर है उदासीन रागी या न्यूट्रोफिल। ये जो बी लिखा है वो टी लिम्फोसाइड है ना, टी लसिका लिखा है, टी लसिकानु है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होंगे? इसका सही ऑप्शन क्या होगा जी, बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा बी लसिकानु या लिम्फोसाइड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय आवेग का आरंभ और संचालन आगे नीला तक होता है, इस आवेग के संचालन का सही क्रम क्या है? सही क्रम पूछा गया है ना। चलिए बताइए तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पहला एसवी नोट पर्व, एवी नोट पर्व, पुरकिंजे रेसा या एवी मंडल। ठीक है, बंडल है वो, थोड़ा मंडल। फिर दूसरा है एवी पर्व, पुरकुंजे रेसा, एवी पर्व, एवी बंडल। एस वी नोट एस ए पर्व, एवी पर्व, एवी बंडल, उसके बाद पुरकुंजे रेसे। उसके बाद चौथा ऑप्शन है एस वी पर्व, पुरकुंजे रेसा, एवी बंडल या एवी पर्व। तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एस ए नोट से जो है इम्पल्स स्टार्ट होता है, वो एवी में जाता है, एवी में जाने के बाद बंडल शीथ में जाता है, बंडल शीथ में जाने के बाद पुरकिंजे फाइबर में जाता है। तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से प्रकार की कोशिका शोधकारी अभिक्रिया के लिए विकल्प आवश्यक हैं? चलिए बताइए इसका सही ऑप्शन। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल है और लिम्फोसाइट। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन होगा बेसोफिल। रिसर्च के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, अति आवश्यक या विकल्प है जो है बेसोफिल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की ध्वनि डप का संबंध किस कपाट के बंद होने से है? पहला है जीवनली कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट, सॉरी ये पहला जो है त्रिनलिका वाला है ना, त्रिवलनी कपाट है पहला वाला है ना। दूसरा है अर्धचंद्राकार कपाट, तीसरा है द्विवलनी कपाट, और तीसरा है त्रिवलन और द्विवलन कपाट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये जो है मतलब डब का आवाज़ जब
हृदय की जो डब का आवाज़ होता है अर्धचंद्राकार कपाट के कारण होता है या सेमिलुनर वाल्व के कारण होता है, जो कि पल्मोनरी आयोटा के नीचे होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव विद्युत या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हृदय चक्र की प्रावस्था का सही व्याख्या करता है? सही व्याख्या करता है पूछा गया है ना। तो देखते हैं, क्यूआरएस सम्मिश्रित आलिन संकुचन का संकेत करती है। बिल्कुल गलत है ये पहला सवाल, क्योंकि आलिन बोला जा रहा है तो पी और क्यू, ये पी और क्यू होता तो वो सही होता, इसमें आर भी एस भी दे दिया है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है पी क्यू आर सम्मिश्रित निलय संकुचन का संकेत करती हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पास दो और ऑप्शन हैं जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो तीसरा देखते हैं, एस और टी के बीच की अवधि आलिन प्रकुंचन सिस्टोल का निरूपण करती है। बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है? संपूर्ण पूछा गया है ना। पी तरंग निलय संकुचन के प्राधन का संकेत करती है। नहीं, गलत है, ये तो स्टार्ट करता है ना संकुचन का, मतलब संकुचन नहीं, जो आवेग है उसका स्थानांतरण करता है पी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यू आर एस सम्मिश्रित निलय संकुचन का संकेत करती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें क्या पूछा गया है जी? सही नहीं है करके पूछा गया है ना। तो देखते हैं, अरुधिर वर्ग वाले व्यक्ति स्थिर में प्रति एंटीजीन ए और प्रति एंटीजीन बी होते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है ना। ऑप्शन नंबर बी, डी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति, ये भी है ना, ये भी है, बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता। ये भी गलत है, क्योंकि ये भी नहीं दे सकता, ये भी सही है ना। सॉरी, ये क्या लिखा है? बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति रुधिर ए वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता। बिल्कुल सही है ना। जबकि हमको पूछा क्या गया है? नहीं पूछा गया है, मतलब गलत पूछा गया है। उसके बाद है अगला ऑप्शन नंबर सी, रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है ना। अगला ऑप्शन है ए बी, रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सर्व अदाता होता है। गलत लिखा है ना, ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। रुधिर वर्ग के निर्धारण रुधिर व्यक्ति में रुधिर विद्यमान प्रतिरक्षी के आधार पर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसे व्यक्ति का हृदय आउटपुट क्या होगा जिसकी हृदय की स्पंदन दर 72 मिनट प्रति सेकंड और स्ट्रोक आयतन 50 मिलीलीटर हो? पहले तो हृदय स्पंदन दर है ना, हृदय स्पंदन दर पूछा गया है, जिसको कैसे निकालते हैं? एक ऐसे व्यक्ति का हृदय आउटपुट क्या होगा? आउटपुट है ना, ये आउटपुट देखते हैं। आउटपुट पूछा गया, सॉरी। आउटपुट के लिए क्या करना पड़ता है? पहले हृदय स्पंदन दर और स्ट्रोक वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो आंसर आता है वो हृदय आउटपुट होता है ना। तो इसको क्या करेंगे? 72 × 50 इसको इंटू कर देते हैं, तो क्या होगा? गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, 36 मिलीलीटर होगा।
अगला क्वेश्चन है, कॉलम में दिए गए शब्दों को कॉलम ए में दिए गए उनके कार्यों के साथ मिलान कीजिए और उनके नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर में मिलाइए। ठीक है, चलिए हम लोग इसको मिलाते हैं ना। पहला क्या है, लसिका। लसिका का कार्य क्या होता है? लसिका का कार्य होता है प्रतिरक्षक उत्तक तरल को वापस परिसंचरण तंत्र तक पहुंचाने का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पहला का, है ना। उसके बाद दूसरा देखते हैं, फुसफुसीय शिरा, है ना। तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? ऑक्सीजन जनित रुधिर का वहन कराता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद है थ्रोम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट का फंक्शन क्या है? थ्रोम्बोसाइट का फंक्शन क्या है? रुधिर का स्कंदन कराना। ठीक है, एक बज गया। लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट क्या करता है? लिम्फोसाइट में होता है प्रतिरक्षा अनुक्रिया। तो ऑप्शन 2। तो इसका अगर हम विकल्पों के सही उत्तर का चयन करें तो क्या आएगा? ए का क्या आएगा? ए थर्ड, बी का क्या है? फर्स्ट, और सी का 4 आएगा, और डी का 2 आएगा। डी का 2 नंबर। तो ये वाला अगर ऑप्शन कहीं दिखेगा तो यही ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो।